हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो सेशन है करंट अफेयर का है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या आपका जो सेशन है या कुछ दिनों तक आपका बाधित रहा था, लेकिन उस समस्या से हम लोगों ने उस समस्या पर हल यानी कि विजय प्राप्त कर लिए और आज से हम लोगों की कोशिश होगी कि आप लोगों के सामने डेली आपके जो भी वीडियोज हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं। आई बात समझ में? तो देखिए आज का जो सेशन है आपका करंट अफेयर का, करंट अफेयर में जुड़ी जो भी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी घटना होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपकी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने जो भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड की गई है, अगर उन सभी वीडियोज को पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो अभी हाल ही में पीईटी आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद एक और आपका एग्जाम हुआ था जो आपका था अभी हाल ही में बीता है। इन सभी एग्जाम में अगर देखोगे तो कम से कम आपके 30 प्लस इसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके में, चाहे जीएस, चाहे आपका जनरल साइंस का हो, या तो आपका इतिहास या जिससे भी रिलेटेड था, जो आपका यही से प्रश्न बने थे। आई भाषण में तो जो भी आपको वीडियोज यहाँ पर दी गई थी उसमें से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन उसमें से आए थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा पेपर को का एनालिसिस किया होगा और इसको भी देखा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। आज हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में अकितम अच्युतन नंबूदरी, ये आपके एक मलयालम लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? मलयालम लेखक हैं। इनको अभी हाल ही में क्या दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि अभी हाल ही में किसे दिया गया है? अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। और ये मलयालम भाषा में क्या करते हैं? मलयालम भाषा में साहित्य को लिखते हैं। किस भाषा में साहित्य लिखते हैं? मलयालम भाषा। मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो यह केरल की राजभाषा है। कहाँ की? केरल की राजभाषा है मलयालम। आई भाषा में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में मलयालम लेखक कौन है, साहित्यकार कौन है? अकितम अच्युतन नंबूदरी, जिनको की 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए यहाँ पर बात है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जब इन देखिए इसकी शुरुआत या स्टार्ट कब किया गया, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट 1961 में किया गया था। कब? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पहली बार कब दी, मतलब इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1961 में। लेकिन दिया कब गया पहली बार? तो यह फर्स्ट टाइम दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। आई बात समझ में? तो 1965 में, 1961 में स्टार्ट होता है, लेकिन 1965 में दिया गया किसे? जी शंकर कुरूप को दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखिए जब इनको यह पुरस्कार दिया गया तो उस समय इसमें जो इनामी राशि थी, जो इसमें इनाम के रूप में राशि दी जाती थी वह थी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया प्लस एक सरस्वती की प्रतिमा। क्या? 1 लाख रुपया दिया जाता था, साथ ही उसके सरस्वती की प्रतिमा दी जाती थी। लेकिन यह जो आपकी इनामी राशि है यह 2005 में बढ़ा दी गई। कब? 2005 में इस इनामी राशि को 7 लाख कर दिया गया। कितने लाख कर दिया गया? 7 लाख कर दिया गया, प्लस उसके साथ एक सरस्वती की प्रतिमा मिलेगी। लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वह, वर्तमान में जो इसकी इनामी राशि है वो है 11 लाख रुपया। कितना? 11 लाख रुपया इसमें प्रदान किया जाता है, प्लस एक सरस्वती की प्रतिमा होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कब हुआ? 1961 में। पहले इसमें आपका 1 लाख रुपया दिया जाता था, अब वर्तमान में 11 लाख रुपया दिया जाता है। आई भाषा में। अब देखिए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो संविधान में मान्यता प्राप्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मान्यता प्राप्त संविधान में कुल 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में यह दिया जाता है। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जिनमें क्या किया जाता है? उसमें 22 भाषाओं में साहित्य लिखने वाले साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखिए जो 22 भाषाएं हैं संविधान में किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में?
जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया। अब देखिए लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं में तो दिया जाता है, लेकिन इसमें आपका जो देखिए इसमें 49वां जो दिया गया आपका 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कब जो आपका 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसमें क्या किया गया, इसके बाद 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसमें इंग्लिश को भी शामिल किया गया, किसको, अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 मान्यता प्राप्त जो कि संविधान में दी गई है और प्लस एक अंग्रेजी, कुल 23 भाषाओं में क्या किया जाता है, यह पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है। आई बात समझ में। और देखिए जो 2020 में किसे दिया गया, अभी हाल में 55वां, इस बात को ध्यान रखिएगा, अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया, लेकिन 54वां किसे दिया गया था। तो देखिए जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जो 54 नंबर का था आपका 54th नंबर जो था, यह किसे दिया गया, यह अमिताभ घोष को दिया गया। किसको, अमिताभ घोष को दिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और बात ध्यान रखिए, अमिताभ घोष अंग्रेजी लेखक थे। कैसे, अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी भाषा में इनको प्रदान किया गया। और यहाँ से आपका बेहतरीन प्रश्न बनेगा, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया। किसमें, अंग्रेजी में दिया गया। और अंग्रेजी में यह पहली बार दिया गया, फर्स्ट टाइम दिया गया। कब, फर्स्ट टाइम यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया। तो अंग्रेजी में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है पहली बार दिया गया, कब, 54वां दिया गया। अभी पिछली बार कब, 54वां किसको दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया। और अंग्रेजी में अमिताभ घोष पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले व्यक्ति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में। और यह कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 मान्यता प्राप्त प्लस एक आपकी जो अंग्रेजी भाषा है इसमें प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 21 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समस्त विश्व को किस दर्शन से अवगत कराया था। तो देखिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है और इन्होंने पूरे समस्त विश्व को एक सिद्धांत से क्या किया था, एक दर्शन से अवगत कराया था जिसका नाम है एकात्मक मानववाद का सिद्धांत। क्या है सिद्धांत है, एकात्मक मानववाद का सिद्धांत। और इसका मतलब है मानव की आवश्यकता राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या था कि मानव की आवश्यकता राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए, राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो देखिए अभी हाल में इनकी 104वीं जयंती मनाई गई है। आई बात समझ में। देखिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनकी अभी हाल में 25 सितंबर 2020 को 104वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती, 104वीं जयंती मनाई गई। अब देखिए जो 104वीं जयंती 25 सितंबर 2020 को मनाई गई, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या था, एकात्मक मानववाद का सिद्धांत। और जिसका मतलब क्या होता है कि जो मानव की आवश्यकता है वह कहाँ पर होना चाहिए, राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। अब देखिए इनका जो जन्म है हमने बताया कि देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 25 सितंबर 1916 को, 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मथुरा का एक गांव है जिसका नाम है चंद्रभान, ऐसे गांव है, उसी गांव में हुआ था। तो 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप देखिए जो इनका जन्म है, इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अंत्योदय दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, किसकी जयंती को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया जाता है। और
आपका यहाँ से एमटीएस में एक प्रश्न पूछा था अंत्योदय। देखिए यहाँ पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, लेकिन वहां पर पूछा था अंत्योदय किसे कहा जाता है। तो गरीबी रेखा से भी जो नीचे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाता है। आई बात समझ में? यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि अंत्योदय जो शब्द है इससे कि अंत्योदय शब्द के अंतर्गत क्या होता है। तो अंत्योदय का मतलब होता है, मैंने भी आपको बताया यहाँ से एमटीएस ने आपका 2014 में प्रश्न पूछा था। पहले आपने एमटीएस का ऑफलाइन होता था, उसमें पूछा था कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है। तो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंत्योदय कहा जाता है। देखिए अभी हाल ही में इनकी 104वीं जयंती मनाई गई और किस रूप में मनाते हैं, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 2 पत्रिकाएं प्रसिद्ध हैं, एक है पंचजन्य, क्या इनकी 2 पत्रिकाएं प्रसिद्ध हैं और वे 2 पत्रिकाएं कौन कौन से हैं, तो एक है पंचजन्य, क्या पंचजन्य। यह देखिए आपकी यह साप्ताहिक थी, क्या थी, यह वीकली थी। कैसे थी, वीकली थी, साप्ताहिक थी। साप्ताहिक का मतलब प्रत्येक सप्ताह को यह क्या होती थी, निकलती थी। तो जो आपकी पंचजन्य है ये क्या है, इनकी एक पत्रिका जो कि क्या थी, वीकली यानी कि साप्ताहिक थी। एक है स्वदेश, एक जो दूसरी पत्रिका उसका नाम है स्वदेश और ये डेली निकलती थी, मतलब प्रतिदिन। यह आपका प्रतिदिन जारी की जाती थी, लेकिन जो पंचजन्य है यह साप्ताहिक पत्रिका थी, प्रत्येक हफ्ते में जारी की जाती थी। आई बात समझ में? और चंद्रगुप्त नाटक भी किसने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने क्या किया है, चंद्रगुप्त नामक नाटक भी लिखा है। आई बात समझ में? अब देखिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इन्हीं के नाम से कई प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए इनका जो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो निधन हुआ था, इनका जो निधन था हमने बताया कि इनका जन्म 1916 में हुआ है, लेकिन इनका निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ था। कब, 11 फरवरी 1968 को हुआ था। वो भी एक रहस्यमयी मौत हुई थी, क्या रहस्यमयी मौत हुई थी। और आपका जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उसी रेलवे स्टेशन पर इनकी लाश पाई गई थी। तो इनकी एक रहस्यमयी मौत हुई थी कब, 11 फरवरी 1968 को। कब, 11 फरवरी 1968 को। देखिए इनके नाम से आपका गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, क्या कांडला बंदरगाह। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो कांडला अभी बता रहे हैं, इससे प्रश्न पूछा हुआ था आपके जो पेपर हुआ था एनडीए का। किसका, एनडीए का जो पेपर हुआ था उसमें देख लीजिएगा यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए जो कांडला बंदरगाह है, बंदरगाह यह कहां पर पड़ता है, यह आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पर, गुजरात में पड़ता है। लेकिन जो कांडला बंदरगाह इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपका पूछा था, ऐसे सिंपल प्रश्न नहीं पूछा था कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा था आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि क्या है, एक बंदरगाह है, वह किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। भैया कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है और जो यह प्रश्न है आप लोगों का, यह प्रश्न अभी हाल ही में एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर जो कांडला बंदरगाह है गुजरात में पड़ता है, नाम क्या रख दिया गया इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। अब देखिए यहीं से आपका एक कोलकाता में भी है, एक आपका कोलकाता में, और उस कोलकाता में भी क्या है, एक बंदरगाह है। यह भी प्रश्न आपका अभी हाल ही में पूछा गया, कोलकाता वाला। कोलकाता में भी क्या है, एक बंदरगाह है, क्या है, एक बंदरगाह। और इस बंदरगाह का भी नाम बदल दिया गया है। जो कोलकाता का बंदरगाह है इसका नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।
और किसके नाम पर रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। और ये भी प्रश्न आपका हाल ही में पूछा गया था। आप देखिए यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता क्या है, इसको हमने आपको इस कारण से बताया कि कोर्ट का नाम है, इस कारण से बताया, और एक और कारण है भी आप ध्यान रखें। देखिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, भारतीय जन संघ। क्या बनाया था इन्होंने? एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम है भारतीय जन संघ। तो भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जन संघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए जो आपका यह भारतीय जन संघ है, इसके प्रथम महासचिव कौन बने थे? देखिए ये आपके संस्थापक भी हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं। क्या? इसके अध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष कर लीजिए, ये क्या है? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या है? भारतीय जन संघ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन इसी जो आपकी भारतीय जन संघ जो यह बनाया गया, इस भारतीय जन संघ का प्रथम महासचिव, जो पहला महासचिव था, वह किसे बनाया गया? महासचिव। तो इसका पहला महासचिव बनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। किसको बनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बनाया गया। आई बात समझ में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस संस्था के पहले महासचिव बने थे? तो उसका नाम क्या है? तो किस संघ के? तो संघ का नाम है भारतीय जन संघ, जिसको ये जो आपका भारतीय जन संघ है, इसको वर्तमान में बीजेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बीजेपी है, इसी का पुराना नाम, इसी को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय जन संघ, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? बीजेपी कहते हैं। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन बीजेपी के प्रथम महासचिव कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। अब देखिए जो आपका यह भारतीय जन संघ है, जिसको वर्तमान में बीजेपी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को की गई थी। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। राज्य में आदर्श आचार संहिता कब से लागू होगी? तो देखिए जो आदर्श आचार संहिता है, यह कब से लागू होगी? तारीखों की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे ही जो आपके चुनाव होते हैं, चुनाव की तारीख या डेट जारी की जाती है, उसके तुरंत बाद ही क्या होती है? तारीख, वो जो आपकी आदर्श आचार संहिता होती है, लागू हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका तारीखों की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद। देखिए जो ये आपकी आदर्श आचार संहिता है, जारी क्यों की जाती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो यह क्या करती है? यह आपका शांतिपूर्वक चुनाव कराती है। क्या करती है? शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और ईमानदारी से, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए इसको लागू किया जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही डेट जारी होगी चुनाव की, तुरंत आचार संहिता लागू कर दी जाती है। अब देखिए जो आचार संहिता, जो कि आदर्श आचार संहिता है, इसका कांसेप्ट कब आया? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। क्या? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने अपना फैसला दिया था 26/4/2001 को। कब? 26/4/2001 यानी 26 अप्रैल 2001 को जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने कहा था कि भारत में जब भी चुनाव होंगे तो क्या होगा? उसमें आदर्श आचार संहिता लगाई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया था कि आदर्श आचार संहिता लगाई जाएगी? 26/4/2001 को। और क्यों लगाई जाएगी? क्योंकि क्या करेगी? यह निष्पक्ष और ईमानदारी से तथा शांतिपूर्वक क्या करेगी? जो मतदान होंगे उसको कराएगी। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वे कुल कितनी सीटों पर होंगे? तो देखिए आपके विधानसभा के चुनाव है। कैसे चुनाव है? विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव। अब देखिए विधानसभा का जो चुनाव है,
ये तो वही एक बात और ध्यान दीजिए, कोविड-19 के बाद, किसके बाद, कोविड-19 के बाद भारत में होने वाला यह पहला चुनाव है। कोविड-19 के बाद भारत में होने वाला यह आपका पहला चुनाव है। आई बात समझ में, फर्स्ट इलेक्शन है। तो भारत में कोविड-19 के तुरंत बाद चुनाव होने वाला, भारत में कोविड-19 के बाद चुनाव होने वाला किस राज्य में पहला चुनाव होगा, तो किस राज्य में होगा, बिहार में होगा। लेकिन आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व के उस एकमात्र देश का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के दौरान क्या किया था, आम चुनाव और संसदीय चुनाव संपन्न कराया था। तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया। कौन, दक्षिण कोरिया उसका नाम है। आई बात समझ में, तो दक्षिण कोरिया ऐसा किया था, लेकिन भारत में ऐसा करने जा रहा है कौन, बिहार। बिहार में क्या होगा, आपके चुनाव होंगे, 243 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। कितने सीटों पर, 243 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। और कोविड-19 के बाद भारत में होने वाला यह पहला चुनाव। देखिए जो बिहार में जो चुनाव किए जाएंगे कितने चरण में होंगे, तो ये 3 चरण में होंगे। कितने चरण में, 3 चरण में ये चुनाव किए जाएंगे। आई बात समझ में, तो कितने चरण में किए जाएंगे, 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जो आपका पहला चरण है, पहला चरण 28 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। कब, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 2020 को पहला चरण स्टार्ट होगा और इसमें कुल 71 सीटों पर क्या किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। और दूसरा जो आपका चरण होगा 3 नवंबर को स्टार्ट होगा और 94 सीटों पर किया जाएगा। कब, 3 नवंबर को स्टार्ट होगा और 94 सीटों पर इसमें क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। जो आपका तीसरा चरण है यह 7 नवंबर को होगा। कब, 7 नवंबर को तीसरा चरण स्टार्ट होगा और इसमें टोटल 74 जो आपके क्या है, 74 जो है इन पर चुनाव किया जाएगा। 78 सॉरी कितना, 78 यानी कि 78 सीटों पर क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तो जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं कोविड-19 के बाद भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है। कितने सीटों के लिए, 243 सीटों के लिए। विधानसभा सीट कितनी है, 243। अब देखिए इसमें 3 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण में 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा जिसमें 71 सीटें होंगी, 71 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 3 नवंबर को जिसमें 94 सीटों पर चुनाव होगा और तीसरा चरण 7 नवंबर को स्टार्ट होगा जिसमें 78 सीटों पर कुल चुनाव किया जाएगा। अब देखिए इसमें यह आपका एक बेहतरीन प्रश्न इस कारण से भी है, ये तो एक है कि भारत में कोविड-19 के बाद पहला चुनाव हो रहा है, लेकिन एक और बात इसमें जो आपके कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं वे लोग भी इसमें क्या करेंगे, वे लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। क्या करेंगे, वे भी इसमें हिस्सा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो सार्वभौमिक अधिकार है आपका मतदान का, क्या है, मतदान जो करना है ये हमारा एक अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है। इस कारण से क्या किया गया, यहाँ पर लोगों के अधिकार को हनन न हो, इस कारण से कहा गया है जो कोविड-19 में जो ये चुनाव होगा तो जो भी कोविड-19 के पॉजिटिव लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, वे लोग भी क्या करेंगे, इसमें मतदान करेंगे। लेकिन इसमें यह बात बताई गई है जब मतदान होगा, देखिए मतदान की जो समय है उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है, 1 घंटा समय को बढ़ाया गया है, बढ़ा दिया गया है। आई बात में जो मतदान होगा यह कब से स्टार्ट होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कब तक चलेगा, सुबह के 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसमें जो आपका अंतिम घंटा होगा, जो लास्ट हावर होगा, उसमें कौन लोग मतदान करेंगे, उसमें जो संक्रमित हैं वे मतदान करेंगे। यह आपका एक बेहतरीन सवाल है कि जो संक्रमित लोग हैं वे कब इसमें वोटिंग करेंगे, तो वे कब करेंगे, जो भी समय होगा उसके लास्ट घंटे में अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे, क्यों इन लोगों का, देखिए इसमें चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए सभी लोगों का क्या है, अपना एक अधिकार है कि हम क्या करें, अपने से खुद से चुने, इस कारण से। अब देखिए इसमें यह भी बात बताई गई है कि डोर टू डोर यानी कि घर पर जाकर जो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार, तो डोर टू डोर केवल 5 लोग जाएंगे। कितने लोग, 5 लोगों को जाना अलाउ है। मतलब आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है तो आप वर्चुअल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, वर्चुअल तरीके से करेंगे, यानी कि ऑनलाइन प्रचार करेंगे। लेकिन जब आप डोर टू डोर की बात आएगी तो वहां पर जो आपका उम्मीदवार होगा उसके साथ
सभी लोग मिलाकर कितने लोग जाने चाहिए डोर टू डोर? 5 लोग होंगे जो क्या करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और वहां पर अपना जो भी पर्स होगा उसको रखेंगे। और इसी में देखिए जो आपका इसका नतीजा होगा वो 10 नवंबर को आ जाएगा। इसका जो नतीजा होगा वह कब जारी किया जाएगा? 10 नवंबर 2020 को इसका नतीजा जारी कर दिया जाएगा। तो 10 नवंबर को इसका नतीजा जारी किया जाएगा। और एक और बात इसमें यह भी बात बताई गई है कि इसमें क्या किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन क्या संभव है चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो कर दिया गया है, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कहा गया कि इसमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और एक और बात इसमें बताई गई है, एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। प्रत्येक जो बूथ होगा आपका, जो प्रत्येक बूथ होगा उस पर क्या होंगे, 1000 मतदाता होंगे। 1000 मतदाता होंगे। तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। और इसी के साथ एक और बात कही गई है कि जो बिहार चुनाव हो रहा है इसमें पोलिंग स्टेशन 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कितने? 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आई बात समझ में? तो 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन सब बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। तो आशा है यहाँ पर जो भी आपको बिहार चुनाव से संबंधित प्रश्न बताए गए समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खुशी चिंदालिया को, किसे? खुशी चिंदालिया को अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो देखिए यहाँ पर बात है कि इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए जो ये आपका यूएनईपी संगठन है, इसने अभी हाल ही में क्या किया है, खुशी चिंदालिया को अपना क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। देखिए जो खुशी चिंदालिया है ये कहाँ की है? ये सूरत की रहने वाली है। कहाँ की? सूरत गुजरात की रहने वाली है। सूरत गुजरात की रहने वाली है। अब देखिए सूरत की बात आई तो सूरत किस नदी किनारे है? यह ताप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे सूरत स्थित है। अब देखिए सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे को तराशने के लिए। किसके लिए? हीरे को तराशने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो हीरे को तराशने के लिए प्रसिद्ध है सूरत। और जो खुशी चिंदालिया है कहाँ की है? सूरत गुजरात की रहने वाली है। और सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे। जो खुशी चिंदालिया है 17 वर्षीय है। कितने वर्ष की है? 17 वर्ष की है। और इनको भी हाल ही में यूएनईपी का क्या बनाया गया? क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त कर लिया गया। आप देखिए जो यहाँ पर यूएनईपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब की गई है? क्या करता है? देखिए आपका पर्यावरण जो भी विविधताएं होती है उन विविधताओं से रिलेटेड है, उनके बारे में क्या करता है? जागरूकता पैदा करता है। तो देखिए जो यूएनईपी है इसका गठन कब किया गया? तो देखिए जो यूएनईपी है हमने आपको बताया है पर्यावरण से संबंधित संस्था है, वन्य जीवों की क्या करता है? संरक्षण करता है। आप देखिए जो यूएनईपी है इसी का हम क्या करते हैं? 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। किसके कारण मनाते हैं? यूएनईपी के कारण मनाते हैं। देखिए यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। कब? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं? 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए 1972 में इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहीं पर हुआ था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और इसी सम्मेलन में आयरन लेडी भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या किया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, इसको मनाया जाने की घोषणा कर दी गई 1972 में। और तभी से आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप देखिए इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से
प्रभावित हुई कौन? इंदिरा गांधी। और इन्होंने भारत में जैसे ही आई 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। क्या? चीता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1992 में एलिफेंट, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर था, 1992 में आएंगे तो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, यानी कि प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था। उसमें हाथी के संरक्षण की बात की गई थी। तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी का कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वह नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, वहां पर स्थित है आपका कौन? यूएनईपी का मुख्यालय। तो आशा है यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड आप लोगों को बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राफेल जेट फाइटर उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनने वाली है? तो यह प्रश्न आपका स्टाला लिख लीजिएगा, यह प्रश्न जरूर छपेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में राफेल जेट फाइटर उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनने वाली है? तो उनका नाम है शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये वाराणसी की रहने वाली है। कहाँ की? वाराणसी की रहने वाली है, वाराणसी की, यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी की रहने वाली है शिवांगी सिंह। और ये क्या बनेगी? जो आपका राफेल विमान था उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने वाली है। अब देखिए जो आपका राफेल विमान था, देखिए अभी हाल ही में राफेल विमान से प्रश्न पूछा गया, राफेल कहाँ से आया? तो राफेल कहाँ से आया? फ्रांस से आया था। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, हमने आपको बताया ना कि आप अगर वीडियो का एनालिसिस कर रहे होंगे और पेपर का भी कर रहे होंगे, तो जो भी अभी हाल ही में पेपर बीते हैं आप उठा कर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी स्तर के पेपर हो, उसमें यहाँ से 30+ क्वेश्चन सेम टू सेम बने हैं। और जब वहां से आप देखेंगे तो आपको ये जो आपका यहाँ पर क्लास है, इस क्लास की अहमियत पता होगी। और यहाँ पर वही प्रश्न बताए जाएंगे जिनकी पेपर में छपने की प्रबल संभावना होगी। तो देखिए जो राफेल विमान है यह कहाँ से हमने मंगाया था? फ्रांस से मंगाया था। कितने आए थे? 5 आए थे। लेकिन समझौता कितने का हुआ था? समझौता 36 का हुआ था। किसके समय? जब 36 का समझौता किया गया तो उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर थे। कौन? मनोहर पर्रिकर उस समय थे। अब देखिए जो आपका राफेल विमान है इसको किस कंपनी ने बनाया है? डससाल्ट कंपनी ने बनाया है। किस कंपनी ने? डससाल्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया, जो कि फ्रांस की कंपनी है। जो राफेल विमान है भारत में कहां पर आया? तो अंबाला एयरबेस पर लैंड किया था। कहां पर? अंबाला एयरबेस, अंबाला एयरबेस हरियाणा में क्या किया था? लैंड किया था। मतलब हरियाणा में क्या हुआ था? अंबाला एयरबेस पर लैंड किया था। और हमने आपको बताया जो राफेल विमान है इसमें 2 इंजन है। कितने इंजन है? 2 इंजन है। और इसकी एक और खासियत है, इस समय हवा में ईंधन भरने की क्या है? इसमें व्यवस्था की गई है। मतलब आप हवा में भी क्या कर सकते हैं? इसमें ईंधन कर भर सकते हैं, ऐसी इसमें व्यवस्था है। देखिए जो राफेल विमान है इसकी जो जनरेशन है 4.5, जो इसकी जनरेशन है कौन से? 4.5 जनरेशन है। इसकी जो रफ्तार है यानी जो स्पीड है वह 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है। और यह कितना वजन उठा सकता है? 24,500 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। तो इतने किलोग्राम का वजन भी ये क्या कर सकता है? यह उठा सकता है। आई बात समझ में? और देखिए जो आपका राफेल विमान है इसको अभी हाल ही में हमने बताया था आपको कि 10 सितंबर 2020 को, कब? 10 सितंबर 2020 को इसको भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। हमने आपको बताया था कि भारत की जो एयरफोर्स है, जो वायुसेना है, उसकी एक टुकड़ी जिसका नाम है गोल्डन एरो। क्या नाम है? उसको 17वीं स्क्वाड्रन या 17वीं गोल्डन एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 17वीं गोल्डन एरो कहा जाता है। इस टुकड़ी में शामिल कर लिया गया था राफेल विमान को। और कहां पर शामिल किया गया था? अंबाला एयरबेस हरियाणा में शामिल किया गया था। और जो राफेल है हमने बताया इसको किस कंपनी ने बनाया? इसको डसाल्ट कंपनी ने बनाया है।
अब देखिए जो राफेल विमान है यह भारत में किसका स्थान लेगा? मिग 29 एक विमान था भारत का एक विमान है जिसका नाम है मिग 29। भारत में एक विमान है जिसका नाम है मिग 29। तो मिग 29 सॉरी मिग 21 नाम क्या है? मिग 21 इस विमान का जगह लेगा, इस विमान का स्थान लेगा। आई बात समझ में। और एक सुखोई विमान भी है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो राफेल था ये आ रहा था तो इसके साथ दो सुखोई विमान भी उड़ रहे थे और वे कहां से हमने मंगाया है? रूस से उसको लिया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वाराणसी के बारे में बात करते हैं। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और अभी हाल ही में जो विश्व वर्ल्ड रैंक जो आपके शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया था, उसमें सबसे स्वच्छ जो शहर था उसको इंदौर को घोषित किया गया था और लगातार चौथी बार बना था, जिसको हमने आप लोगों को बताया है। और देखिए जो इसमें गंगा नदी के किनारे जो भी आपके शहर स्थित हैं इसमें सबसे टॉप पर आया था कौन? वाराणसी। यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो गंगा नदी किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी है। कौन? वाराणसी। लेकिन गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो सबसे गंदा शहर जो आपका है वो है पटना। कौन? पटना। और अभी हाल ही में एक एग्जाम में यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया कि जो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है पटना। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को रोकने हेतु 12,000 स्वाइन यानी कि सुअर को मारने का आदेश दिया? तो भी हाल ही में ऐसा किसने किया? असम राज्य की सरकार ने किया। तो भी हाल ही में असम राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को रोकने हेतु 12,000 स्वाइन यानी कि सुअर को मारने का निर्णय लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है यह एक वायरल बुखार है। कैसा बुखार है? यह एक वायरल बुखार है। यह कैसा बुखार है? एक वायरल बुखार। और एक और बात ध्यान रखिए, यह आपका केवल मवेशियों में फैल रहा है। किसमें? जो भी हमारे पशु हैं, मवेशियों का मतलब पशु, केवल पशुओं में क्या हो रहा है? यह फैल रहा है, व्यक्ति में नहीं फैल रहा है, इंसान में नहीं फैल रहा है। केवल किसमें फैल रहा है? मवेशियों में फैल रहा है। और जो मवेशी हैं वे क्या हो जा रहे हैं? देखिए यह क्यों फैल रहा है? तो सुअर का जो आपका मांस होता है, सुअर के मांस और उसके लार से फैल रहा है। इसके फैलने का कारण जब जाता गया तो इसके फैलने का कारण क्या मिला? इसके फैलने का कारण ये मिला कि सुअरों के मांस और उसके जो लार होता है उससे यह आपका फैल रहा है। और यह आपकी एक वायरस जनित बीमारी। कैसी जनित बीमारी है? हमने बताया वायरल बुखार है। और कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है। यानी कि यह क्या हो रहा है? वायरस से फैल रहा है। तो यह एक वायरस जनित बीमारी है, लेकिन इंसान में नहीं है। किसमें है? मवेशियों में है। किसमें है? मवेशियों में यह आपका तेजी से फैल रहा है। और इसका जो पहला आपका कारक है, मतलब यह पहली बार कहां पर देखा गया? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है आपका केन्या। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है। केन्या में इसको पहली बार देखा गया 1921 में। कब? 1921 में क्या किया गया? इसको केन्या में पहली बार देखा गया था। लेकिन देखिए 1921 में देखा गया और 1957 तक 1957 तक यह अफ्रीका में ही फैला रहा। मतलब 1921 में पहली बार केन्या जो कि एक देश है अफ्रीका का, वहां पर देखा गया, पाया गया। लेकिन 1957 तक यह वहीं पर फैलता रहा। लेकिन अभी हाल ही में यह क्या कर गया है? यह आपका उसको पार कर गया और विदेशों में भी फैल रहा है। और ये एक कैसा बुखार है? वायरल बुखार। अब देखिए इस कारण से जो असम सरकार है, असम की राज्य सरकार, इसने क्या किया? इसने 12,000 सुअरों को वहां पर मारने का निर्णय ले लिया। जो भी सुअर है उनको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। अब देखिए अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले 10,000 ऊंटों को मारने का निर्णय लिया था। क्या किया था? 10,000 ऊंटों को मारने का निर्णय किसने लिया था?
ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो गई थी और ये जो जंगली ऊंट है इन लोगों के घरों में घुस जा रहे थे और वहां पर उनको तंग कर रहे थे और वहां पर नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कारण से 10,000 जंगली ऊंटों को मारने का निर्णय किसने लिया? ऑस्ट्रेलिया में। और ये किसी पेपर में आपके पास छपा था, ये एक पेपर में पूछा गया प्रश्न था। उसके बाद देखिए जो आपका लॉकडाउन है यानी कि जो कोविड-19 का दौर है, इस कोविड-19 के दौर में स्पेन एक देश है जिसका नाम है स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन ने 1 लाख ऊदबिलाओं को मारने का निर्णय लिया। किसको? 1 लाख ऊदबिलाओं को मिंक भी कहा जाता है। मिंक, ऊदबिलाओं को या मिंक को मारने का निर्णय लिया। क्यों? स्पेन ने कहा कि इसमें एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी। अगर पता चला कि वह किस प्रकार से उसने फैला है तो मिंक यानी कि ऊदबिलाव के कारण फैला था। और जैसे ही ऊदबिलाव को चेक किया गया तो 1 लाख ऊदबिलाओं में से 87% यानी कि 87% जो ऊदबिलाव थे वे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इस कारण से स्पेन ने क्या किया? 1 लाख ऊदबिलाओं को मारने का निर्णय लिया था। वैसे ही अभी हाल ही में जो स्वाइन है इनको 12,000 स्वाइनों को मारने का निर्णय किसने लिया है? इनको मारने का निर्णय लिया है असम राज्य सरकार ने। अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्वाइन फ्लू है यह आपका हमने बताया वायरस जनित रोग है और ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और इसको रोकने का जो कारण था उस कारण को रोक दिया गया यानी कि सुअरों को मारने का निर्णय ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पर बात किसी की गई है? असम की। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? दिसपुर। असम की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? दिसपुर। इसके जो सीएम है वे कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। इसके गवर्नर कौन है यानी कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन? जगदीश मुखी क्या है यहाँ के राज्यपाल है। अब देखिए जो आपका असम है, असम के हाई कोर्ट की बात करें, इसकी जो हाई कोर्ट है हमने बताया है, देखिए इसकी राजधानी दिसपुर में है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? गुवाहाटी में स्थित है असम का उच्च न्यायालय यानी कि असम का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित। और जैसे ही गुवाहाटी की बात आए आप लोगों के माइंड में कई प्रश्न पूछने चाहिए। हमने इसको कई बार बताया। जैसे गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। किस नदी किनारे? गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ पर बनाया गया था? सबसे बड़ा रोपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर थी यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। अब देखिए गुवाहाटी में ही जनवरी 2020 में, कब? गुवाहाटी में जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। कौन? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? गुवाहाटी में। जनवरी 2020 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी में किया गया। और देखिए इसमें टॉप पर कौन था? तो इसमें पहले स्थान पर आया था आपका महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर आया था 256 पदक के साथ। और इससे एक प्रश्न आपके एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था जो अभी हाल ही में बीता है। पूछा था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था जया और विजया। इसके शुभंकर कितने थे? 2 थे, जया और विजया। तो यह प्रश्न आपका अभी हाल ही में पूछा गया है। इसके शुभंकर कौन थे? तो जया और विजया इसके क्या थे? शुभंकर थे। और देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम है कहाँ पर हुआ? असम के गुवाहाटी में खेला गया था। लेकिन इससे ही रिलेटेड ऐसा ही सेम आपका एक और है लेकिन थोड़ा सा चेंज है आपका। एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कौन? खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए? गुवाहाटी असम में खेले गए। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? तो देखिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं 2020 में कहाँ पर खेले गए थे? तो ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर?
भुवनेश्वर में इनका आयोजन किया गया था। यानी कि भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है, तो ओडिशा की राजधानी है। किसकी? ओडिशा की। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो कहाँ पर हुए थे? असम के गुवाहाटी में हुए थे, जिसमें टॉपर कौन था? महाराष्ट्र था। और उसमें जया और विजय उससे क्या थे? शुभंकर थे। लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की बात करते हैं तो ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में खेला गया था। और इसमें जो टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने खिताब जीता था। किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस खिताब को जीता था। जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसमें टॉप कौन किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की है? चंडीगढ़ की है। कहाँ की है यूनिवर्सिटी है? चंडीगढ़ की है यूनिवर्सिटी है। और इसी ने क्या किया था? इसमें टॉप किया था और इसी ने जीता था। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो आपका असम के गुवाहाटी में खेला गया था। अब देखिए असम की बात करते हैं तो असम में अभी हाल ही में इससे कई प्रश्न पूछे गए। हमने बताया ना कि जो भी अभी हाल ही में पेपर में है आप पेपर उठा के देख लीजिए और इस क्लास को देख लीजिए। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न बने। पूछा गया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा जो कि असम का है वह क्या है? प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। अब देखिए जो आपका गैंडा होता है, गैंडे की 5 प्रजातियां होती है। कितनी? 5 प्रजातियां। एक आपका काला गैंडा होता है, एक सफेद गैंडा होता है, एक जावा गैंडा होता है, एक सुमात्रा गैंडा होता है और एक सींग वाला गैंडा होता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और अभी हाल ही में आपका विश्व गैंडा दिवस मनाया गया 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। और इसमें एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया। देखिए हमने आपको बताया था जो एक सींग वाला गैंडा है भारत में मुख्य रूप से 2 राज्यों में पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? असम और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसमें जो डाटा था उस डाटा के मुताबिक बताया गया असम प्लस पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश है, इन तीनों राज्यों में मिलाकर कुल 3000 गैंडे हैं। कुल एक सींग वाले गैंडे कितने हैं? 3000 एक सींग वाले गैंडे की संख्या बताई गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो ये असम में। असम का ही एक और नेशनल पार्क पूछा जाता है, मानस नेशनल पार्क यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए असम में ही आपका एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या? माजुली द्वीप। हमने आपको कई बार बताया है कि जो माजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ पर है? असम में पड़ता है। लेकिन किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में जो असम है यहीं पर गैस का रिसाव हुआ था जिसे ब्लो आउट कहा जाता है। देखिए अभी हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ पर ब्लो आउट हुआ था। क्या हुआ था? ब्लो आउट हुआ था। ब्लो आउट की घटना घटी थी। अब ब्लो आउट का मतलब होता है गैस का रिसाव। क्या? गैस का रिसाव। तो अभी हाल ही में असम में क्या हुआ था? गैस का रिसाव हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आशा है यहाँ पर जो भी फैक्ट्स आप लोगों को बताए गए समझ में आए होंगे। अगर वीडियो देखिए यहीं पर हम लोग का जो सेशन है समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, देखिए जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताए गए आप यहाँ से जो भी वीडियो हम लोगों के चैनल पर उपलब्ध है इसको पढ़िए और उसके बाद आप पेपर लगाइए। मतलब जो भी अभी हाल ही में पेपर बीते हैं आप देखिए इसमें से सेम टू सेम प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको कम क्वेश्चन नहीं बताए जाते हैं। हम वही बताते हैं जो एग्जाम में जिसकी आने की प्रबल संभावना हो। वही प्रश्न
आप लोगों के सामने यहाँ पर लाया जाता हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।